आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एजियोट्रोप्स। तो हमने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे आइडल सोल्यूशन, नॉन आइडल सोल्यूशन, रॉल्ड्स लॉ, उसी से रिलेटेड हमारे कुछ मिक्सचर्स आते हैं जिनको हम एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स बोलते हैं। अब सबसे पहले बात आती है दैट व्हाट इज एजियोट्रोप एंड व्हाट इज एजियोट्रोपिक मिक्सचर। एजियोट्रोप्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो एजियोट्रोप्स जनरली बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं। दे आर बाइनरी सॉल्यूशन, मतलब कि आप दो कंपोनेंट्स को मिला के एजियोट्रोप बनाओगे। दो ही मिलाने, उससे ज़्यादा हम नहीं मिला सकते। सेकंड पॉइंट अगर हम बात करें तो एजियोट्रोप्स जब बनते हैं तो बनने के बाद किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन जो वेपर फेस में होता है वही मोल फ्रैक्शन उसका लिक्विड फेस में होता है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे XA इज इक्वल्स टू YA। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको लिक्विड स्टेट में मोल फ्रैक्शन डिफाइन करना है तो आप X से करोगे, और अगर आपको वेपर फेस में मोल फ्रैक्शन डिफाइन करना है तो आप Y से करेंगे। तो ये मोल फ्रैक्शन आपका लिक्विड स्टेट में है और ये मोल फ्रैक्शन आपका वेपर स्टेट में है। तो हम यहाँ बोलते हैं कि जब एजियोट्रोप्स बनते हैं तो मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट बिकम्स इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इन वेपर स्टेट। ये मैं आपको अभी बहुत अच्छे से समझाऊंगी, अभी बस आप डेफिनेशन समझ लो कि एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स होते क्या हैं। ये एक बाइनरी मिक्सचर्स होते हैं जिनमें मोल फ्रैक्शन लिक्विड और वेपर स्टेट दोनों में क्या हो जाता है, किसी भी कंपोनेंट का सेम हो जाता है। और उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट बोलेंगे कि एजियोट्रोप आर कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स as if they are behaving as pure liquid। इसका मतलब मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी अभी, बस आप कॉन्सेंट्रेट करो। और नेक्स्ट पॉइंट हम ये बोलते हैं दैट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज नॉट पॉसिबल ओवर हियर। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज नॉट पॉसिबल। अब यहाँ पे हम सबसे पहला पॉइंट डिफाइन करते हैं, ये एक बाइनरी सॉल्यूशन है, दो कंपोनेंट से मिलके बना। मान लेते हैं दैट दिस इज योर मिक्सचर। इसके अंदर हमने दो चीजें मिलाई हैं। एक सपोज दैट दिस इज लिक्विड A और इसी के अंदर हमने एक दूसरा लिक्विड मिलाया, दिस इज लिक्विड B। तो यहाँ हम देखेंगे कि लिक्विड फेस में दो कंपोनेंट है A और B, तो वेपर फेस में भी दो कंपोनेंट होंगे A और B। तो वेपर में भी दो कंपोनेंट हैं और लिक्विड स्टेट में भी दो कंपोनेंट। तो लिक्विड स्टेट में जो ब्लू वाले पार्टिकल्स हैं इनका कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन होगा, लाइक दिस इज XB, और जो ब्लैक वाले पार्टिकल्स हैं इनका भी कुछ मोल फ्रैक्शन होगा, दैट इज XA। तो वैसे ही जो आपके पार्टिकल्स लिक्विड स्टेट में है यहाँ पर उनका मोल फ्रैक्शन XA है। आप खुद दिमाग लगाओ कि कोई भी लिक्विड अगर लिक्विड स्टेट को छोड़ के गैस स्टेट में जाता है तो अगर हमें वहाँ मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हम मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, पार्टिकल्स के बिहाफ पे निकालते हैं। तो अब ये हर बार जरूरी नहीं है कि जितना मोल फ्रैक्शन किसी कंपोनेंट का लिक्विड स्टेट में है उतना ही वेपर स्टेट में हो, क्योंकि जो कंपोनेंट ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं वो ज़्यादा वेपर्स बनाते हैं और जिनकी वॉलेटिलिटी कम होती है वो कम वेपर्स बनाते हैं। तो ये ज़रूरी तो नहीं है कि किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन जितना लिक्विड स्टेट में हो उतना ही वेपर स्टेट में भी हो, ये अलग अलग भी हो सकते हैं। लेकिन जब आपका एक एजियोट्रोप बन जाता है तो बनने के बाद हम बोलेंगे कि XA, ये मोल फ्रैक्शन A का लिक्विड स्टेट में है और ये मोल फ्रैक्शन लिक्विड जो पार्टिकल है A का वो वेपर स्टेट में है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे ये दोनों क्या हो चुके हैं, इक्वल। जब आपके एजियोट्रोप मिक्सचर बनते हैं तो दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल। XB बिकम्स इक्वल्स टू YB। ऐसा हमेशा नहीं होता, लेकिन जब एजियोट्रोप बनते हैं तब ऐसा हो जाता है, ठीक। और एजियोट्रोप की एक खास बात ये है कि एजियोट्रोप हमेशा फिक्स्ड कंपोजिशन पे बनते हैं, ये आप अपनी मर्जी से कहीं भी और कैसे भी नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं फॉर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, इट इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट लेते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। इसको आप बहुत ध्यान से समझेंगे तो आपको एजियोट्रोपिक मिक्सचर समझ में आ जाएंगे।
मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप से हम एक बात समझ सकते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग से क्या समझ में आता है कि बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर हाई है, मैक्सिमम। अगर यहाँ बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम है तो आपका वेपर प्रेशर कैसा होगा, मिनिमम। ये आपको समझना है। अपने इससे पहले नॉन आइडल सोल्यूशन पढ़े, नॉन आइडल सोल्यूशन में आप देखते हो कि अगर आपके पार्टिकल्स की बाइंडिंग फोर्स बढ़ती चली जाती है तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और कम होगा तभी तो बोलेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। भाई बाइंडिंग फोर्स लगातार बढ़ती जा रही है, बाइंडिंग फोर्स अगर लगातार इंक्रीज हो रही है तो पार्टिकल आपस में ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हैं, तो उनको तोड़ने के लिए आपको बॉइलिंग पॉइंट, आपको सिस्टम का टेम्परेचर कैसा करना पड़ेगा, हाई करना पड़ेगा ना। तो हम बोलते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इज हाई एंड वेपर प्रेशर इज लो, क्योंकि यहाँ पर बॉन्डिंग कैसी है, स्ट्रॉन्ग, दे आर, इट इज हैविंग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ठीक, तो यानी कि ये नॉन आइडल सोल्यूशन है, लेकिन कौन से वाले, नॉन आइडल सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। ये नेगेटिव डेविएशन का फंडा है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही है। नेगेटिव डेविएशन में प्रेशर क्या हो रहा था, कम, प्रेशर लगातार घटता जा रहा है, तो स्ट्रेंथ, बॉन्ड की स्ट्रेंथ लगातार बढ़ती जा रही है। और अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ लगातार बढ़ेगी तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी लगातार इंक्रीज होगा। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप में हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप ले लो इथेनॉल एंड वाटर। अगर हम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का एक एग्जाम्पल लें, सॉरी इथेनॉल एंड वाटर नहीं, यहाँ पर हम लेंगे नाइट्रिक एसिड एंड वाटर। तो यहाँ हमने लिया HNO3 और इसके साथ हम मिलाएंगे वाटर। अब इन दोनों को मिला के हमें एक एजियोट्रोप बनाना है। तो एजियोट्रोप बनाने के लिए नाइट्रिक एसिड का परसेंट कितना रखना पड़ता है, 68%, वाटर का परसेंट कितना रखना पड़ता है, 32%। जब ये दोनों इस फिक्स्ड कंपोजिशन पे आपस में मिलते हैं तो ये बनाएंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। अब इसको कैसे समझेंगे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ग्राफ, ये हमारा, अब हम जो ग्राफ बनाएंगे वो नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे। इसके अंदर दो कंपोनेंट है, एक तो है नाइट्रिक एसिड HNO3 और दूसरा है हमारा वाटर। तो एक पॉइंट पे हमें पता है कि या तो इस पे नाइट्रिक एसिड होगा या वाटर, तो मैंने मान लिया नाइट्रिक एसिड की वैल्यू इधर 1 है तो वाटर की 0। इस पॉइंट पे आके नाइट्रिक एसिड की वैल्यू 0 हुई तो वाटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो इधर प्रेशर किसका होगा, वाटर का, दिस इज P0 फॉर H2। और इधर प्रेशर किसका होगा, दिस इज P0 फॉर नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का प्रेशर कम है, वाटर का प्रेशर ज्यादा है। तो यहाँ पे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये नाइट्रिक एसिड धीरे धीरे कम हुआ, ये वाटर इधर धीरे धीरे कम हुआ, और ये आपका टोटल प्रेशर का ग्राफ, ये आपका टोटल प्रेशर है। तो ये आपका टोटल प्रेशर हो गया। अब क्योंकि नेगेटिव डेविएशन है तो हम देखते हैं, क्योंकि HNO3 और वाटर दोनों आपस में मिलके काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहे हैं, और क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो नाइट्रिक एसिड का भी प्रेशर कम हुआ, वाटर का प्रेशर भी कम हुआ, तो धीरे धीरे करके टोटल प्रेशर भी आपका कम हो गया। तो हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू कम हुई, इसकी वैल्यू भी कम हुई, तो हम देखेंगे कि हमारी टोटल प्रेशर की वैल्यू भी कहीं जो है वो कम हो गई। अब हम देख रहे हैं, दिस इज योर कर्व शोइंग नेगेटिव डेविएशन। ये कर्व जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैं आपको, दिस इज योर कर्व जो कि नेगेटिव डेविएशन दिखा रहा है। ये कर्व जो मैंने बनाया है ये टोटल प्रेशर का कर्व है जो डिक्रीमेंट में जा रहा है। अब आप देख रहे हो कि आपके इस पूरे मोल फ्रैक्शन में, इस पूरे एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन प्लॉट किया गया है, जिसमें दो कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन दिखाए गए हैं, एक नाइट्रिक एसिड का दिखाया गया है और दूसरा किसका दिखाया गया है, वाटर का। जैसे जैसे नाइट्रिक एसिड की वैल्यू कम हो रही है वैसे वैसे वाटर की वैल्यू लगातार बढ़ रही है, ये आप नोट कर पा रहे हैं, क्योंकि इधर वाटर 0 है, उधर क्या है 1। तो नाइट्रिक एसिड इधर 1 का मतलब आप इसे मान लो 100%, 1 ये 100% है, और इधर वाटर कितना है 0, उधर वाटर 100% है और नाइट्रिक एसिड कितना है 0। धीरे धीरे करके 100 से ये कम होके 80 पे आएगा, 80 के बाद 60 पे आएगा, 60
के बाद 50 पे आएगा, तो इस तरह से कम होता चला जाएगा और एक पॉइंट पे नाइट्रिक एसिड 0 हो जाएगा। जैसे ही नाइट्रिक एसिड 0 होगा तो वाटर क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं हमें जो एजियोट्रोप बनाना है वो कब बनेगा, जब HNO3 कितना हो, 68% और वाटर कितना हो, 32%। ऑब्वियस सी बात है, अगर इधर ये 100% है, धीरे धीरे करके ये कम हुआ, तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे आके हम देखते हैं कि आपका जो HNO3 है वो 68% हो गया कम होते होते, तो ऑब्वियसली बात है वाटर कितना हो जाएगा, 32%। तो अब इस पॉइंट पे आके हम देखते हैं कि यहाँ एक मिक्सचर बना जिसको आप बोलते हो एजियोट्रोपिक मिक्सचर। तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर तब बना जब HNO3 की वैल्यू 68 हो गई और वाटर की वैल्यू 32 हो गई। और आप देख रहे हो इसी पॉइंट पे आपका जो वेपर प्रेशर कर्व है सबसे ज्यादा डिप इसमें इसी पॉइंट पे दिख रहा है, यानी ये एक ऐसा पॉइंट है जिसपे वेपर प्रेशर इज मिनिमम। तो आपका बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो जाएगा इस टाइम पे, मैक्सिमम। तो आपका बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो गया, मैक्सिमम, क्योंकि आपकी वेपर प्रेशर कम है। वेपर प्रेशर जिस पॉइंट पे आके सबसे ज्यादा कम हुई, इसका मतलब है उस पॉइंट पे बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और क्योंकि उस पॉइंट पे बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है तो बॉइलिंग पॉइंट उस लेवल पे सबसे ज्यादा है। और कितना ज्यादा है, नाइट्रिक एसिड के भी बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है और वाटर के भी बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है। तो यहाँ नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं तो ये नाइट्रिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 83 डिग्री सेल्सियस, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। और जब ये दोनों आपस में मिलके एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाते हैं तो यहाँ जो एजियोट्रोप का बॉइलिंग पॉइंट होता है ये होता है 120.5 डिग्री सेल्सियस। तो आप देखो कि जब एजियोट्रोप बन गया, इस परसेंटेज पे आके एजियोट्रोप बन गया और इस पॉइंट पे इस एजियोट्रोपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 120.5 डिग्री सेल्सियस, जो नाइट्रिक एसिड के भी बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है, वाटर के भी बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। आई थिंक इट इज क्लियर। दूसरी बात, जब आपके एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनते हैं तो हम बोलते हैं कि इस मिक्सचर के बनने के बाद दो कंपोनेंट सेम टेम्परेचर पे आके बॉईल करना स्टार्ट कर देते हैं। भाई ये आपका एक मिक्सचर है, इस पॉइंट पे दोनों कंपोनेंट्स हैं और दोनों अलग अलग कंपोनेंट है, तो दो अलग अलग कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट सेम कैसे हो सकता है, ये काफी चौंकाने वाली बात है। दो अलग अलग बंदे हैं तो ऑब्वियस सी बात है इनका बिहेवियर भी अलग होगा। लेकिन एजियोट्रोप की यही खास बात है कि जब एजियोट्रोपिक मिक्सचर बन जाते हैं तो बनने के बाद उस पॉइंट पे उनका बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाता है। जो भी कंपोनेंट आप मिला रहे हो उन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट एग्जैक्टली सेम। 120.5 पे वाटर भी बॉईल करेगा, इसी सेम टेम्परेचर पे 120.5 पे नाइट्रिक एसिड भी बॉईल करेगा। तो अगर ऐसा हो जाए कि दो अलग अलग कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट ही सेम हो गया तो क्या आप बोलोगे कि वो दोनों अलग अलग हैं? वो तो फिर एक सिंगल सिस्टम की तरह काम करने लग गया ना। भाई अगर ये दो चीजें अलग अलग हैं तो इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट भी तो अलग अलग है, लेकिन क्योंकि ये दो अलग अलग चीजें अब एक ही टेम्परेचर पे बॉईल कर रही हैं तो हम क्या बोलेंगे कि ये अब एक सिंगल सिस्टम की तरह वर्क कर रहे हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, इधर दिखाइए। तो एजियोट्रोप आपके एक बाइनरी सोल्यूशन है जिसमें जब आपके एजियोट्रोपिक मिक्सचर बन जाते हैं तो जितना मोल फ्रैक्शन लिक्विड स्टेट में होता है उतना ही मोल फ्रैक्शन वेपर स्टेट में हो जाता है। दूसरी बात, ये एक कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होते हैं, मतलब दो अलग अलग कंपोनेंट एक ही टेम्परेचर पे बॉईल करना शुरू कर देते हैं और ये किसकी तरह काम करते हैं, एज इफ दे आर बिहेविंग एज अ प्योर लिक्विड। मतलब ये एक सिंगल प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड का मतलब मेरा पानी नहीं है, कोई भी प्योर सिस्टम। मतलब अगर दो अलग अलग चीजें एक ही टेम्परेचर पे उबलना शुरू कर दें तो हम बोलेंगे वो अलग अलग है ही नहीं, वो तो एक अकेला सिस्टम है। तो इसीलिए बोलते हैं कि दे आर बिहेविंग एज इफ दे आर सिंगल कंपोनेंट। दूसरा, आप खुद दिमाग लगाओ जरा,
अगर मुझे यहाँ A और B, जब आपका सिस्टम एजियोट्रोप बना चुका है, उस पॉइंट पे मुझे A और B दोनों को अलग अलग करना है। अब क्या मुझ में या तुम्हारे में इतनी हिम्मत है कि तुम उस पॉइंट पे आके एजियोट्रोप को अलग कर दो? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दोनों को सेपरेट करने के लिए दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होना चाहिए, जो कि है नहीं। जब एजियोट्रोप बन जाते हैं तो दो अलग अलग कंपोनेंट एक ही टेम्परेचर पे बॉईल करना शुरू कर देते हैं। भैया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये कहता है कि आपके पास अगर दो कंपोनेंट्स हैं, तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं अगर आपके पास दो कंपोनेंट हैं, मान लो ये A है और इसी के अंदर मैंने कुछ B मिला दिया और मैं चाहती हूँ कि ये दोनों अलग अलग हो जाएं, तो मान लेते हैं कि एक जो सिस्टम है इसका टेम्परेचर 100 है और दूसरे वाले का 110। तो जैसे ही ये सिस्टम 100 डिग्री सेल्सियस अटेन करेगा, पहले A की वेपर्स बनेंगी, फिर जैसे ही उसने 110 अटेन किया B की वेपर्स बनने लगी। और इसके साथ हमने क्या फिट किया हुआ है? एक कंडेंसर लगाया हुआ है। वो कंडेंसर क्या करेगा? पहले A की वेपर्स को कंडेंस करेगा, हम उसे कलेक्ट कर लेंगे। फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आया, B की वेपर्स बनी, हमने उसको कंडेंस किया, उसको कलेक्ट कर लिया। तो भैया दो कंपोनेंट को अलग करने के लिए कम से कम 10 केल्विन का डिफरेंस होना चाहिए, तभी आप उन दो कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हो। अगर मान लो A भी 100 पे बॉयल हो रहा है, B भी 100 पे बॉयल हो रहा है, तो क्या आप दोनों को अलग कर लोगे? नहीं कर सकते। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक टेक्निक है, जिस टेक्निक की मदद से आप A और B दोनों को क्या करते हो? सेपरेट करते हो। पर यहाँ सेपरेट हो नहीं सकते क्योंकि दोनों एक ही टेम्परेचर पे बॉयल करना शुरू कर देते हैं। और आप देख रहे हो कि ये एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप है। वाई इट इज मैक्सिमम बॉइलिंग? क्योंकि इसका टेम्परेचर नाइट्रिक एसिड के टेम्परेचर से भी ज़्यादा है, वाटर के टेम्परेचर से भी ज़्यादा है, और दोनों मिलके जब एजियोट्रोप बनाते हैं तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? सेम। सो दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। इसी का बिल्कुल अपोजिट दूसरा आता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। अगर हम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाएं तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप में क्या है? देखिए, सेकंड इज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। अब इस मिनिमम बॉइलिंग से ही आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट कैसा होने वाला है? मिनिमम। बॉइलिंग पॉइंट इज मिनिमम, मतलब दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा। और बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है तो वेपर प्रेशर कैसा हुआ? मैक्सिमम। और वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, इसका मतलब डेविएशन कौन सी है? ये पॉजिटिव डेविएशन। और पॉजिटिव डेविएशन है, इसका मतलब यहाँ पर बॉन्ड कैसे हो रहे हैं? फाइनली वीक। तो बॉन्ड, आपके बॉन्ड्स बिकम्स वीकर। जैसे जैसे बॉन्ड कमजोर होता चला जाएगा वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। प्रेशर जैसे जैसे बढ़ेगा सिस्टम पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा, और क्योंकि बॉन्ड लगातार कमजोर होता जा रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का एग्जाम्पल लेते हैं, जिसके अंदर हम दो चीज़ें लेंगे, एक इथेनॉल और दूसरा वाटर। अब ये एक सिस्टम है जिसके अंदर हम पहले इथेनॉल लेते हैं। इथेनॉल सपोज दैट इधर 1 है और वाटर की वैल्यू 0, और इधर अगर वाटर की वैल्यू 1 है तो आपका इथेनॉल क्या हो जाएगा? 0। तो अब हम देखेंगे कि इधर प्रेशर किसका है? ये प्रेशर होगा आपका इथेनॉल का, और ये प्रेशर किसका होगा? आपका वाटर का। दिस इज P0 ऑफ वाटर। अब हम देख रहे हैं सेम वही ग्राफ है, बहुत आसान है। अब जैसे मैंने आपको बता दिया पॉजिटिव डेविएशन है तो इसमें सब चीज़ इंक्रीज हो रही भी। प्रेशर अभी ये आपका लगातार इथेनॉल का कम हो रहा है, वाटर का इधर कम हो रहा है, और ये फाइनली आपका जो है दिस इज योर टोटल प्रेशर। तो अब इथेनॉल का प्रेशर लगातार कम हुआ, सॉरी इथेनॉल का प्रेशर बढ़ा क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन है ना, तो A भी बढ़ गया, B भी बढ़ गया, और अब आपका टोटल प्रेशर भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि ये इंक्रीमेंट ना कुछ ऐसा हो रहा है, इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन हम देखते हैं कि इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट है, ये हाईएस्ट पीक है इसका।
तो यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या है, मैक्सिमम। तो इसी पॉइंट पे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, मिनिमम। और हम देखेंगे कि इस पॉइंट पे आके एजियोट्रोप बन गया। यहाँ पर आके इथेनॉल का जो परसेंटेज है, इथेनॉल इज 95%, 95.6%। और इसी तरह से आपका जो वाटर है वो कुछ 4% के आसपास आ जाएगा, 4.4%। तो जब आपका सिस्टम इस कंपोजिशन को अटेन करेगा तो हम देखेंगे कि यहाँ इस पॉइंट पे आके एक एजियोट्रोप बन गया। इस पॉइंट पे आके मोल फ्रैक्शन लिक्विड और वेपर फेज का सेम हो गया। इस पॉइंट पे आके ये सिस्टम एक ही टेम्परेचर पे बॉईल करना शुरू कर देगा। और इस सिस्टम पे आके हम देखते हैं, इस कंपोजिशन पे आके वेपर प्रेशर मैक्सिमम, और इसी लेवल, भाई मोल फ्रैक्शन तो पूरा ग्राफ है, मोल्स तो पूरी लाइन पर ही हैं, लेकिन इस कंपोजिशन पे जो मोल्स हैं वो दिखाते हैं कि इस पॉइंट पे आने के बाद आपका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि इसी लेवल पे वेपर प्रेशर क्या है, मैक्सिमम। और बॉइलिंग पॉइंट कितना कम हुआ, आपका जो इथेनॉल है, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है 78.4 डिग्री सेल्सियस, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, और ये जो मिक्सचर बनेगा इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा 78.2 डिग्री सेल्सियस। तो आप ये देख रहे हो, ये इससे भी कम है और ये इससे भी कम है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा कम टेम्परेचर पे बॉईल करना शुरू कर देता है। तो आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप तब बनते हैं जब सिस्टम कौन सा डेविएशन दिखाए, पॉजिटिव। पॉजिटिव डेविएशन जब भी दिखाएगा तो वेपर प्रेशर मैक्सिमम, और जिस स्टेज पे आके वेपर प्रेशर मैक्सिमम हो उसी स्टेज पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी आपकी, मिनिमम। तो ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप मतलब आपको सिलेक्टेड कंपोजिशन रखनी है। जैसे 95.6% अगर आप इथेनॉल वाटर का मिक्सचर लेते हो तो इस कंपोजिशन पे आने के बाद आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 78.2 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और ये दोनों के दोनों इसी टेम्परेचर पे बॉईल करना शुरू कर देते हैं। तो हम बोलेंगे ये हमारा एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप फॉर्म हो गया। तो आप इसको बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से पढ़िए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, थोड़ा सब्र रख के कि एक एक स्टेप कैसे मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो इसी तरह से मेहनत करते रहिए और आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच।